पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोल्यूशन पे प्रिंसिपल के बारे में। तो इस प्रिंसिपल के हम कोर प्रिंसिपल में क्या क्या एलिमेंट्स है, इसके क्या इम्पैक्ट है, क्रिटिसिजम्स क्या है इस प्रिंसिपल के, और इसके रिलेटेड केस स्टडीज़ भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और टॉपिक को समझिए। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एलएलबी के, और एनवायरमेंटल लॉ के रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक का हम शुरुआत करते हैं। आइए, polluter pay principle. The polluter pay principle is cornerstone of environmental law that holds party responsible for pollution accountable for cost of its prevention and cleanup. अब जो polluter pay principle है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है एनवायरमेंटल लॉ में। ये पार्टी को होल्ड करता है रिस्पॉन्सिबल अगर वो पोल्यूशन कॉज करता है, उससे कॉस्ट रहेगा प्रिवेंशन का वो रिकवर करता है, और साफ़ सफाई का जो रहता है वो रिकवर करता है। इन सिंपल टर्म्स, पोल्यूटर फुट्स द बिल ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज बाय द कॉज। ये एकदम सिंपल है कि अगर आप नुकसान करते हो एनवायरनमेंट का तो आपको उसका भुगतान देना पड़ेगा। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल इसी बेसिस पे चलता है। क्या इसका मीनिंग देखते हैं। This principle discourages pollution by making it financially costly for businesses and individuals to pollute. It aims to shift the burden of environmental protection from society to polluters themselves. अब ये जो प्रिंसिपल है ये डिस्करेज करता है किसी भी बिजनेसेस को या इंडिविजुअल को कि वो पोल्यूशन करे एनवायरनमेंट में। इससे किस तरीके से करते हैं, फाइनेंशियली उसको कॉस्टली लगता है उस तरीके से। इसका मतलब है जो पैसा भरना का जो अकाउंटेबल रहता है ये बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स रहते हैं। ये एम करता है कि जो बर्डन है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का सोसाइटी से हटके पोल्यूटर्स के ऊपर आए। जो पोल्यूटर पोल्यूशन कर रहे हैं उनके ऊपर ये बर्डन रहे कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, ना कि सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी से बोल सकती है लेकिन पोल्यूटर भी है जो पोल्यूशन करते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक संस्था है जो डिफाइन करती है पोल्यूशन पे प्रिंसिपल। ये क्या कहती है, द प्रिंसिपल दैट दोज हु जनरेट पोल्यूशन शुड बियर द कॉस्ट ऑफ मेजर्स टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस सच पोल्यूशन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इसका मतलब यह है कि जो पोल्यूशन जनरेट करता है उसी को कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, उसके प्रिवेंशन का, पोल्यूशन कंट्रोल का और पोल्यूशन को रिड्यूस करने का। इससे पोल्यूशन मिनिमाइज होएगा और एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगा। अब इसके कुछ एलिमेंट्स देखते हैं। इंटरलाइजिंग द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन, that traditionally the cost associated with the pollution weren't factored into price of producing goods and services। जो ट्रेडिशनली जो पोल्यूशन होता था उसका कॉस्ट जो रहता था पोल्यूशन से नहीं एसोसिएट किया जाता था। जैसे कि प्रोडक्ट या गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विस जो हैंडल करते हैं उसका कॉस्ट जो रहता है वो पोल्यूशन से एसोसिएट नहीं किया जाता था। Polluter pay principle complies polluter to take responsibility for this external environmental cost। जो polluter pay principle है ये प्रिंसिपल कंप्लाई करता है पोल्यूटर को कि वो जिम्मेदारी ले अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कॉस्ट का। ये बाहर का खर्चा होता है कोई भी कंपनी के लिए, पोल्यूटर के लिए या बिजनेसेस के लिए जो पोल्यूशन करती है, तो ये उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पे मजबूर करता है। दिस कैन इन्वॉल्व investing in cleaner technology, implementing pollution control measures and properly disposing of waste। अब ये इन्वेस्टमेंट, ये जो कॉस्ट रहता है एनवायरमेंटल कॉस्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे एक क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल करनी रहती है, फिर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है,
और जो वेस्ट रहता है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना रहता है। ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है डी इंसेंटिविंग पोल्यूटिंग एक्टिविटीज। Disincentivizing polluting activity. By making pollution an expensive endeavor, the pollution pay principle discourage businesses and industries from generating excessive pollution. अब ये पोल्यूशन को अगर एक्सपेंसिव टैक्सेस में कन्वर्ट किया जाए तो इससे बिजनेस और जो इंडस्ट्रीज है जो एक्सेसिव जनरेट करती है पोल्यूशन करती है उसको डिस्करेज करता है। It creates a financial incentive to innovate and find clear way to operate. ये एक इनोवेटिव वे को ईजाद करती है और लोगों को नए नए क्लीन तरीके से प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, नए तरीके के वेज निकालती है और यह फाइनेंशियल इंटेंसिव्स भी दिए जाते हैं ताकि वो इनोवेशन लाए अपने प्रोडक्शन में। इमेजिन अ फैक्ट्री दैट डम्प्स केमिकल इनटू अ रिवर। अब यहाँ पे हम एक फैक्ट्री है वो रिवर में केमिकल्स डंप करती है। अगर यहाँ पे लोग क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें या पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स ले, जैसे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो, तो इससे रिवर पोल्यूट नहीं होगी। जो ऐसे फैक्ट्रीज जो रहेंगे अगर ऐसा काम करते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बिना कोई फिल्टर के केमिकल डंप करते हैं, इससे उन फैक्ट्रीज के ऊपर हेफ्टी फाइन्स लगेंगे क्योंकि उन लोगों ने ट्रीटमेंट कॉस्ट नहीं बेयर किया और पोटेंशियल डैमेज क्या है इकोसिस्टम पर। इस तरीके से जो पोल्यूशन पे प्रिंसिपल है काम करता है। अब ये फाइनेंशियल पेनल्टी जो है ये उनको मोटिवेट करेगी कि नए नए क्लीन प्रोडक्शन मेथड्स को एक्सप्लोर करें और ऐसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ लाए जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकें। फिर आता है प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अल्टीमेट गोल ऑफ पीपीपी यानी पोल्यूशन पे प्रिंसिपल इज़ टू सेफगार्ड आवर एनवायरमेंट। अल्टीमेट गोल पोल्यूशन पे प्रिंसिपल का यही है कि हमारे वातावरण को सेफगार्ड करें। By holding polluter accountable for consequences of their action, the principle discourages environmentally harmful practice and promote clean energy production process. अगर polluter को accountable यहाँ पे ठहराया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनके एक्शन के खिलाफ consequences जो रहेंगे जिससे वो डिस्करेज हो, एनवायरनमेंट को हार्मफुल प्रैक्टिस से बचाएंगे और एनवायरनमेंट में हार्मफुल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे, जहाँ वो क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को प्रोसेसेस को प्रमोट करेंगे। यही पॉल्यूशन पे प्रिंसिपल का मोटिव है। ये दिस कैन लीड टू क्लीनर एयर, वाटर, सॉइल एंड अल्टीमेटली बेनिफिटिंग पब्लिक हेल्थ एंड इकोलॉजिकल वेलबींग। अगर ये सारे प्रैक्टिसेस हो तो इससे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है और ये अल्टीमेटली जो पब्लिक हेल्थ है उसके लिए बेनिफिट है और इकोलॉजिकल वेलबींग है, जैसे जानवर है, मछलियाँ हैं, पक्षी है, इन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उनकी हेल्थ को मेंटेन करता है। अब पोल्यूटर पे प्रिंसिपल में हम कैसे पोल्यूटर पे प्रिंसिपल एक्शन में आता है, कैसे ये यूजेस में आते हैं वो देखें। पोल्यूशन परमिट सिस्टम। Regulatory body may establish emission limit for pollutant and issue permit to polluter who stays within those limits. अब रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है वो ऐसे इमिशन लिमिट्स जो रहते हैं जहाँ मतलब आप कितना पोल्यूशन कर सकते हैं, कितने लेवल तक पोल्यूशन कर सकते हैं, पोल्यूटर्स को देगी, पोल्यूटेंट्स को देगी। यहाँ पे परमिट भी रहेगा उन पोल्यूटर्स के पास जो लिमिट के अंदर ये वेस्ट डिग्रेड डंप करते हैं या छोड़ते हैं बाहर। अगर एक्सीडिंग द लिमिट कैन रिजल्ट इन फाइन एंड इवन लाइसेंस रिवोकेशन। अगर ये लिमिट क्रॉस कर दी तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, उन कंपनीज को, उन इंडस्ट्रीज को, उन बिजनेसेस पे फाइन लगेंगे, उनके लाइसेंस भी रद्द हो जाते हैं। दिस अप्रोच सेट्स क्लियर गाइडेंस एंड क्रिएट अ डी इंसेंटिव
टू एक्सीड अलाउेबल पोल्यूशन लेवल। इस तरीके से क्लीन गाइडलाइन रहती है, उससे डी इंसेंटिव्स रहते हैं ताकि अलाउेबल पोल्यूशन लेवल के। इसका अब दूसरा भी पोल्यूशन पे प्रिंसिपल का हम एक इम्पैक्ट देखेंगे कैसा होता है। एनवायरमेंटल टैक्सेस। गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट पोल्यूशन टैक्सेस essentially charging polluter a fee for amount of pollution they generate। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, पोल्यूशन टैक्सेस इम्प्लाइड कर सकती है ऐसे फैक्ट्रीज पे, ऐसे इंडस्ट्रीज पे जो पोल्यूशन करती है, पोल्यूशन जनरेट करती है, उनसे फीस लेगी। दिस कैन टेक अ फॉर्म ऑफ कार्बन टैक्स ऑन ग्रीन हाउस गैस इमिशन और वेस्ट डिस्पोजल चार्जेस। इससे क्या होगा, जो कार्बन टैक्सेस है वो बनेंगे, जैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशन और वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर। द रेवेन्यू जनरेटेड कैन बी यूज टू फंड एनवायरमेंटल क्लीन अप एफर्ट और फर्दर एनवायरमेंटल रिसर्चेस। जो इन सब चीज़ों से जो फंड मिलेंगे, ये टैक्सेस जो है वो कहाँ यूज़ हो गए, इम्प्लीमेंट हो गए, जहाँ पे क्लीन अप एफर्ट्स लेने हो गए एनवायरमेंटल रिलेटेड, या कोई भी एनवायरमेंटल रिसर्च करनी होगी, जिससे ऐसी कंपनियों पे, ऐसे फैक्ट्रियों पे हम इम्प्लीमेंट कर सके ताकि वो और कम पोल्यूशन फ्री कर सके चीज़ें। फिर अगला आता है लाइबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल डैमेज। अब ये लाइबिलिटी किस पे आएगी एनवायरमेंटल डैमेज की, आगे देखते हैं। पोल्यूशन पे प्रिंसिपल एक्सटेंड्स टू होल्डिंग पोल्यूटर अकाउंटेबल फॉर एनवायरमेंटल डैमेज दे कॉज। In case of oil spill or industrial accident, the responsible party may be required to cover the cost of remediation and restoration. This serves as deterrent against negligence and encourages responsible environmental practices. अब ये पोल्यूशन पे प्रिंसिपल है, सिर्फ ये पोल्यूटर्स को अकाउंटेबल ठहराने से नहीं होता यहाँ पे काम। जो एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, जैसे कोई केस आ गए ऑयल स्पिल्ड के, मतलब समुंदर में जो ऑयल गिर जाता है या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं, तो इन सब की रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो रहती है उनको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, और वो कॉस्ट उधर तक कवर करना रहता है जहाँ पे रिस्टोरेशन हो सके, मतलब वो चीज़ें वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाए जो एनवायरनमेंट है, या रीमेडिटेशन करना पड़ेगा। ये जो है वो सर्व करता है एज अ डिटरेंट, जहाँ पे ये रोकता है लोगों को कि वो प्रिकॉशन ले और नेग्लिजेंस ना हो। ये नेग्लिजेंस के खिलाफ रहता है, और इससे लोग एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस को रिस्पॉन्सिबली ये अपना निभाए जिम्मेदारी, ये एनकरेज करता है। अब इसके क्रिटिसिज्म्स भी है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है। स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ पोल्यूशन पे प्रिंसिपल कैन इम्पोज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन ऑन इंडस्ट्री, पोटेंशियली लीडिंग टू हायर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इवन जॉब लॉसेस। अगर इसे बहुत स्ट्रिक्टली भी एम्प्लॉयड हमने किया, इम्पोज किया, तो इससे फाइनेंशियल बर्डन इंडस्ट्रीज़ पे आएगी, और उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, लोगों की जॉब भी चली जाएगी। Finding a balance between environmental protection and economic stability, sustainability is a crucial aspect of implementing the PPP pollution free principle। अब ये इसकी बीच का रास्ता हमें बैलेंस करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना है और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन करना है। ये दोनों एक्सपेक्ट है वो इम्प्लीमेंट करता है पोल्यूशन के प्रिंसिपल। अगला इसका क्रिटिसिज्म ये आता है फेयरनेस एंड इक्विटी। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि पोल्यूशन पे प्रिंसिपल डिसअप्रोप्रिएटली इम्पैक्ट डेवलपिंग नेशन दैट रिलाई ऑन हैवी इंडस्ट्री। अब कोई इंडस्ट्रीज ऐसी रहती है जिसके ऊपर डिपेंडिंग नेशन जो रहते हैं या डेवलपिंग नेशन जो रहते हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इस पोल्यूशन पे प्रिंसिपल का, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है, नेशंस हैं, ये ज़्यादातर हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और इनके खिलाफ अगर ये पोल्यूशन पे प्रिंसिपल लागू करते हैं तो उनके इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है।
तो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी चैलेंज करता है ये, तो इसके बीच में भी बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगला आता है इम्प्लीमेंटेशन में। एनफोर्सिंग द पोल्यूशन पे प्रिंसिपल कैन बी कॉम्प्लेक्स, द पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन और आइडेंटिफाइंग पोल्यूशन इन स्पेसिफिक सिचुएशन। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो ट्रांस बॉर्डर पोल्यूशन है, जैसे कि कोई दो कंट्री है, दोनों कंट्री के बीच में या कोई दो स्टेट है, वहाँ पर पोल्यूशन एक स्टेट कर रहा है लेकिन इफेक्ट उसका दूसरे स्टेट पे पड़ रहा है, तो ये यहाँ पे आइडेंटिफाई पोल्यूटर को आइडेंटिफाई करना ऐसे सिचुएशन में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे पोल्यूशन पे प्रिंसिपल किस पे अप्लाई करें? जो स्टेट पोल्यूशन कर रही है या जहाँ पे पोल्यूशन हुआ है। Effective monitoring and enforcement mechanism are essential for successful application of this principle. इसे प्रॉपरली मॉनिटर करना पड़ता है और इसे एनफोर्समेंट भी बराबर से करना पड़ता है। इसका मैकेनिज़्म जो है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए उसका एप्लीकेशन, तभी ये प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आइए अब हम कुछ केस स्टडीज़ रहेंगे वो डिस्कस करते हैं। छोटे छोटे हैं लेकिन हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो पहला आता है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब दिस लैंडमार्क केस इन्वॉल्व्स वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इन बिचमरी विलेज इन राजस्थान caused by chemical industry dumping untreated wastewater and toxic sludge. The Supreme Court, applying the pollution pay principle, held the industry liable for the environmental damage and ordered them to restore the ecology and compensate the affected villages. अब ये एक ऐसा लैंडमार्क केस है जहाँ पे पोल्यूशन हुआ था, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। ये राजस्थान का एक गांव है जहाँ पे एक केमिकल इंडस्ट्री थी, वो अपनी अनट्रीटेड वाटर और वेस्ट वाटर जो रहता है और टॉक्सिक स्लग्स जो कचरा रहता है टॉक्सिक, वो पानी में छोड़ देती थी। इससे यहाँ पे विलेजेस थे उनको इम्पैक्ट हुआ था और इकोलॉजी भी ख़राब हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री प्रिंसिपल का एप्लीकेशन किया और इंडस्ट्री को ये गलत ठहराते हुए उनके लाइबल बताया और वो उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट डैमेज को कंट्रोल करना है उनको और इकोलॉजी को रिस्टोर करके जो गांव वाले अफेक्टेड हुए ऐसे एक्ट से उनको कंपनसेट करना। अगला आता है वेरोल सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस। जैसे कि पहले बताया सुप्रीम कोर्ट इस केस में जो टेंटरीज रहते हैं, मतलब वो डांबर रहता है ना, डांबर या चमड़ी का जो रहता है फैक्ट्रीज, तमिलनाडु में ये बहुत एक रिवर के यहाँ पे वेस्ट डाल रहे थे जिसका नाम है पलार रिवर। तो इस नदी को पोल्यूशन से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी रहेगी ताकि पोल्यूशन कम हो, क्योंकि इस डिसीजन से जो एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा था वो बहुत हानिकारक था। MC मेहता ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ताज तपेजियम केस 1996, ये तो सबसे वेल नोन केस है जहाँ पे एयर पोल्यूशन से कंसर्न ये केस के बारे में था, क्योंकि कानपुर जो है वहाँ पे पोल्यूशन बहुत हो रहा था और ताजमहल जो है जहाँ जो 7वां अजूबा है, 7 वंडर्स है दुनिया के, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ पर MC मेहता ने ये केस डाला था कि जो आसपास की पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्रीज़ है उनको रिलोकेट करें और क्लीनर टेक्नोलॉजी जो है वो अडेप्ट करें ताकि मॉन्यूमेंट को बचा सके। ये एक सिग्निफिकेंट एग्जांपल है पॉल्यूशन फ्री प्रिंसिपल का, जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आता है वापी पोल्यूशन केस 2000 का। 2000 के साल में एक केस आया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को वापी में गुजरात टू कॉम्पनसेट फॉर कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम अमॉन्ग रेसिडेंट। आइए और भी केस है वो भी देखेंगे। फिर आता है ओलियम गैस लीक 1996। ये ओलियम गैस लीक 1996 नहीं है,
ये 1986 है, तो ये करेक्शन है। तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो थी उसको कहा था, ऑर्डर दिया था, डायरेक्ट किया था कि वो विक्टिम है गैस लीक के, जैसे भोपाल के हुआ थे वैसे ही वहाँ पे श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइज़र के जो थे उनको कंपनसेट करें। और कोर्ट के इस डिसीजन को एक्सप्लिसिटली साइट किया गया है पॉल्यूशन फ्री प्रिंसिपल के बेसिस। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पे पॉल्यूशन फ्री प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया था। यहाँ पे पॉल्यूटर को पहली बार अकाउंटेबल ठहराया गया था क्योंकि उन्होंने हार्म कॉज किया। तो इसके बाद आता है तिंडीवनम शुगर फैक्ट्री केस। यहाँ पे भी इसके शुगर फैक्ट्री जो थी तमिलनाडु में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इस फैक्ट्री को ही बंद किया जाए क्योंकि ये आसपास के वातावरण को बहुत पोल्यूट करती है। ये केस ने एक्सेम्प्लीफाई किया था कि पोटेंशियल पॉल्यूशन पे प्रिंसिपल जो है वो कैसे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को अफेक्ट करती है और पॉल्यूशन पे प्रिंसिपल कैसे एनफोर्स होता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। फिर आता है एंडोसल्फान पेस्टिसाइड बैन केस। ये 2011 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट बैंड द यूज ऑफ एंडोसल्फान, अ पेस्टिसाइड लिंक्ड टू हेल्थ प्रॉब्लम इन केरला, applying the pollution pay principle to hold the manufacturer accountable for environmental and health consequences of their product। तो ये एक ऐसा पेस्टिसाइड था जिस पे बैन लगवाया गया था। ये जो पेस्टिसाइड था ये लिंक था हेल्थ प्रॉब्लम के रिलेटेड इन केरला। पोल्यूशन पे प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई हुआ मैन्युफैक्चरर के ऊपर, तो उन्हें ठहराया गया कि वो लोग अकाउंटेबल है इस चीज़ के लिए जहाँ पे इन्होंने एनवायरनमेंट और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को अफेक्ट किया था इस प्रोडक्ट के जरिए। फिर आता है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन केस 2003 का। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन टू पे कंपनसेशन फॉर एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय रोप वे प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये एक कॉरपोरेशन था, है अभी भी हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म का। उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि इन लोगों ने रोप वे बनाया, प्रोजेक्ट जो बनाया उससे एनवायरनमेंट में डैमेजेस किए। तो इस डैमेजेस का कंपनसेशन का जो था वो इनसे वसूला गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब कंक्लूजन, डिस्पाइट दिस चैलेंजेस पोल्यूशन पे प्रिंसिपल रिमेन्स अ पावरफुल टूल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भले इतने सारे चैलेंजेस है लेकिन पोल्यूशन पे प्रिंसिपल है वो एक बहुत पावरफुल टूल है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड। बाय होल्डिंग द पोल्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन, इट इंसेंसिटाइज क्लीनर पोल्यूशन प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड प्रमोट अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर आवर प्लैनेट। ये जो पोल्यूटर को अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, जो उनके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बुरे कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, तो इससे उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है और उनके ऊपर हेफ्टी फाइन्स मारे जाते हैं। और इन फाइन्स के से हम क्लीनर प्रोडक्शन प्रोसेसेस का इजाद करते हैं ताकि और भी सूटेबल हो, सस्टेनेबल हो आगे की हमारा प्लैनेट, उसके फ्यूचर्स को। By making polluter pay principle for environmental harm they cause, the polluter pay principle insensitizes them to adopt cleaner practices and reduce pollution। polluter pay principle के डर से जो polluters हुए वो environment को harm करने से डरेंगे, इससे वो एक अडॉप्ट करेंगे क्लीनर प्रैक्टिस प्रोडक्शन के रिलेटेड और रिड्यूस करेंगे अपना पोल्यूशन भी। This helps protection of our environment and public health for future generation। इससे हमारा वातावरण भी प्रोटेक्ट होता है, पब्लिक हेल्थ भी सुधरती है और हमारे फ्यूचर जनरेशन भी आगे सांस ले सके, उस पर काम होता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था और हम फिर मिलेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि और भी ऐसे रिलेटेड कंटेंट आपको मिले और आप इनसे अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकें। Thank you for watching the video।